हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार बैकलॉग्स को हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, कैसे उसको रिमूव करना है ताकि आप अपने कोचिंग में चल रहे करंट सिलेबस पे फोकस कर पाओ और जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस कर पाओ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स को ये बताया कि 11th क्लास को आप कैसे 12th क्लास के साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी डाली, कॉमेंट्स में ये लिखा कि हमारा 11th विद 12th तो करना है हमें, लेकिन हमारे बैकलॉग से इतने भरे पड़े हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज के वीडियो में जल्दी से जल्दी ये चीज डिस्कस करेंगे, फास्ट तरीका क्या है बैकलॉग को डील करने का, रिमूव करने का। चलो यार बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं कि यार कोई भी काम हो वो अगर आप सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हो या आपको वेग आइडिया है कि हाँ यार मेरे ये चैप्टर बाकी है, तो आपको उस तरीके से वो बैकलॉग कभी क्लियर नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको नोटबुक लेना है, आपको पेन लेना है, आपको लिस्ट डाउन करनी है वो सारे चैप्टर्स जो आपके बैकलॉग में अभी आते हैं। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाउन करो, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो की अलग। उसके बाद आप देखो कि इसमें दो कैटेगरी के होंगे। एक तो जो कंप्लीट बैकलॉग है कि भाई पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं आता या कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल क्लास नहीं जा पाए थे या कुछ और इशू था, या फिर क्लास गए तो उसके बाद उसको पढ़ नहीं पाए बिल्कुल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। हो सकता है मॉक टेस्ट हो, कुछ भी रीजन हो, या फिर हो सकता है कि आप जो है वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो है क्लास तो गए थे लेकिन आप जो है उसमें पढ़े भी थे लेकिन थोड़ा वीक रह गया, वो मतलब वो इतना ढंग से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो दो तरीके के होंगे। अब यार देखो, नंबर ऑफ चैप्टर्स हो सकता है 20 से कम हो तो मैं उसको लो में गिन रहा हूं। अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके 20 से कम थे जो आप बैकलॉग में आ रहे हैं तो आप उसको ट्राई करो कि वो सारे ही कंप्लीट हो जाए, है ना, कि आप कंप्लीट खत्म ही कर दो उस सारी चीजों को। उसके बाद लेकिन अगर ऐसा है कि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत हाई है, आपको जैसे 11th का मेजॉरिटी चैप्टर्स जो है आपको लग रहा है कि बैकलॉग में ही आता है, 11th की मेजॉरिटी पोर्शन मेरे नहीं हो रखे हैं, या फिर 12th में काफी सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं, अगर 20 से ज्यादा आपके बैकलॉग्स हैं तो आप फिर प्रायोरिटाइज करने की आपको कोशिश करनी है। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है, मेरे बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी लिस्ट के चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर की इवन सब टॉपिक्स तक की वीडियोस हैं। तो सारे वीडियोस को एक बार डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो कि हाँ टॉप 20 चैप्टर्स जो मुझे अभी पढ़ने हैं, उसके बाद बाकी के मैं देख लूंगा धीरे धीरे, बैकलॉग अगर टाइम मिला तो कवर करूंगा। ठीक है, अब यार नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं रिसोर्सेज पे कि क्या हमें बैकलॉग को पढ़ने के लिए भी क्या सेम रिसोर्स यूज करने जैसा हम अभी यूज करते हैं कोचिंग में, जैसे हम पढ़ते हैं क्लास नोट्स पढ़ते हैं, फिर डीपीपी करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, पीआईयू करते हैं। डेफिनेटली नहीं कर पाओगे बैकलॉग को अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उतना टाइम आपके पास है नहीं। आपको अच्छे रिसोर्सेज चाहिए। यहाँ पे मैं ढंग से रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड कौन से रिसोर्सेज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से करने हैं, थ्योरी कौन सी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं एनसीईआरटी बेस्ड एक बहुत अच्छा रिसोर्स अगर आपको मैं रिकमेंड करूं तो यार मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आप देख सकते हैं ये बायोलॉजी की बुक है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। ये बायो की ही नहीं, ये फिजिक्स के लिए भी आती है, केमिस्ट्री के लिए भी आती है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट का यार इसमें क्या खास बात है, क्या खास फीचर्स है, ये नीट यूजी 2025 के लिए स्पेशली जो है बनी है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर अपडेटेड सिलेबस। ये आपको 100% एनसीईआरटी पे जो है कमांड दे रहा होगा। यहाँ पे कोई भी अगर मैं चैप्टर देखूं तो लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पे कोई भी चैप्टर यहाँ पे डिस्प्ले करता हूं तो इस चैप्टर में दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहले पार्ट में अगर आप देखोगे तो एक तो ट्रेंड एनालिसिस के बारे में यहाँ पे ढंग से बताया हुआ है, ठीक है ना। ट्रेंड एनालिसिस के बाद एनसीईआरटी वन लाइनर जो कि पॉइंट्स रिमेंबर, यानी कि जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है ताकि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी ये मार्क्ड है कि यार ये एआईपीएमटी के इस साल में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जो है इस चीज को पढ़ सकते हैं कि हाँ भाई कौन से वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है जो पीवाईक्यू में आ रखी है। तो ये सारा जो थ्योरी पोर्शन है ये अगर आप देखोगे तो ये आपको एग्जैक्टली जो है टॉपिक वाइज दिया गया है। एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का, सब टॉपिक्स का, वही सारी चीजें फॉलो करके, जैसे यहाँ पे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में बता दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको दिया गया है। और लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एग्जाम स्पेशल के लिए आपको यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स भी जो है बताई गई है, ठीक है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पे मिलती है। सेकंड पार्ट पे अगर आप आओगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, पहला पार्ट हमारा थ्योरी वाला हो गया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलते हैं, बिल्कुल जो है एनसीईआरटी बेस्ड है ये सारे। एनसीईआरटी बेस्ड के साथ साथ ये एनसीईआरटी लोकेटर, पेज लोकेटर के साथ है, यानी कि अगर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में जो है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी पेज लोकेटर है कि यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी का पेज नंबर भी मेंशन्ड है जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज्ड है विद एनसीईआरटी पेज नंबर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम्पलर का एक पूरा दे रखा है कि एग्जाम्पलर के सारे सवाल कवर्ड हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इसमें दिए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं यार, जो इस साल के पैटर्न में बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन की, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की, तो मैचिंग स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन का भी एक पूरा
जो है सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। इसके अलावा यार जो स्किल एनहांसर टाइप क्वेश्चन हो गए, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन हो गए, वो भी आपको, ताकि कंसेप्चुअली आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ, तो यार स्किल एनहांसर या हॉट्स जिसको कहते हैं उसका भी जो है यहाँ पे सेक्शन है। सिर्फ यही नहीं यार, 3 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर न्यू पैटर्न। तो 2025 के लिए जो भी मतलब एक्सपेक्टेड पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइडेड है। 4200 प्लस जो है इसमें हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो है कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं यार, ये जो एडिशन है ये पूरा अपडेटेड है, नीट 2024 के सॉल्व पेपर के साथ भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी एकदम जो है डिवाइडेड है चैप्टर वाइज। ये एक मस्ट हैव प्रैक्टिस और रिवीजन मटेरियल है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। लिंक्स मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, चेकआउट करना मत भूलना। बायो के लिंक के साथ में कॉम्बो की लिंक भी डालूंगा, क्योंकि कॉम्बो भी अवेलेबल है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की कॉम्बो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ कि यार कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो सीधी बात यार, जब थ्योरी पे बात आती है तो हमें जल्दी जल्दी थ्योरी पढ़ना है। तो ऑब्वियसली अगर पिछले साल आपने उसकी क्लासेस की थी तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरी कंप्लीट थ्योरी करो। तो वन शॉट लेक्चर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर आपको पढ़ाए, वो चीज आप चाहते हैं वापस से, क्योंकि आपने उस टाइम को आपको याद नहीं होगा, तो वन शॉट लेक्चर कर लेना। क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लग रहा है क्लास नोट्स होगा तो, या फिर हैंडबुक। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी अच्छा ऑप्शन है, मॉड्यूल भी ठीक है, पीवाईक्यू बुक्स में बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं, आगे एकदम ढंग से डिटेल में बताऊंगा। एनसीईआरटी के लिए यार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर। चलो तो देखो यार, अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बैकलॉग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। क्योंकि यार वैसे तो करने को तो कोई सा भी रिसोर्स कर ले, लेकिन बैकलॉग अगर आपको जल्दी जल्दी क्लियर करना है तो आपको क्या करना है। तो देखो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, वन शॉट लेक्चर्स तो आप सब में ही कर सकते हो। चलो बायो में एक बार को अगर आपको लगता है कि नहीं यार बायो में मैं एनसीईआरटी खुद से पढ़ के कर सकता हूं, तो आप वन शॉट लेक्चर छोड़ सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूं थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरत होती है इवन बायो में भी, तो बायो के भी वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उसके बाद मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, बायोलॉजी हो, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 1 प्रायोरिटी पे उसके बाद करनी ही करनी है। आपने थ्योरी समझ लिया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। हैंडबुक ऑब्वियसली यार फिजिक्स और फिजिकल के लिए ही काम आती है, बाकी जगह इतना आपको काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यार हैंडबुक में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो 1-2 पेज के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले आप जो रिवाइज कर सकते हो। तो फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में यूज आ सकता है, ऑर्गेनिक में मे भी यूज आ जाए आपको, क्योंकि यार ऑर्गेनिक के अंदर आपको नेम रिएक्शंस वगैरह बहुत जो है ढंग से करने होते हैं। तो हैंडबुक के अंदर ना छोटे से पेजेस के अंदर जो है सारे रिएक्शन समराइज्ड होते हैं, तो मे बी ऑर्गेनिक में आपको हैंडबुक भी काम आ जाए। हैंडबुक अगर आप चाहते हैं, आपको नहीं मिल रही है मार्केट पे, तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, उसमें फाइल्स वाले सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज हैंडबुक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, फ्री है बिल्कुल, कुछ वैसा नहीं है उसमें। और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करनी जरूरी है। तो पीवाईक्यूज ढंग से करना है, वो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1 जो है प्रायोरिटी वाली चीज है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाली है। यानी कि अगर आपके पास टाइम कम है तो इतना तो आपको एटलीस्ट करना ही करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आगे, टाइम को कैसे हमें डिवाइड करना है फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी के लिए। सेकंड प्रायोरिटी में हम लोग क्लास नोट्स कर सकते हैं, फिजिक्स में काफी काम आती है, सारे कंसेप्ट समझ आते हैं, सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखो तो आपको काफी सारी चीजें आइडिया लगता है कि हाँ इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करने। तो फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। बायो के लिए ऑब्वियसली क्लास नोट्स कोई बनाता नहीं है, मोस्टली लोग एनसीईआरटी के साइड में ही नोट करना पसंद करते हैं, तो क्लास नोट्स बस बायो के लिए छोड़ दो। बाकी फिजिकल में भी आपको पता है फिजिक्स जैसा ही है, क्लास नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। इनऑर्गेनिक में जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की, मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की, तो इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं इसमें जो है नोट्स काफी काम आते हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक तो बहुत हाईली कंसेप्चुअल है, तो वहाँ पे क्लास नोट्स आप यूज कर सकते हो। देन हम आते हैं डीपीपी पे। डीपीपी आप सबकी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने पहले कर रखा है तो बहुत बढ़िया, आप बस उसको रिवाइज करना है। मॉड्यूल भी यहाँ पे इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप नहीं करते हो तो चलेगा, बाकी सबके लिए मॉड्यूल भी आप कर सकते हो, बट ये सब सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, फिर कोई रेफरेंस बुक हो गया। रेफरेंस बुक मैं किसी के लिए भी रेकमेंड नहीं करता हूं, बट हाँ फिजिक्स में अगर आपको लगता है कि 1-2 चैप्टर हैं जो आपके बहुत आपको मुश्किल हो रहा है, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहे, तो वो 1-2 चैप्टर के लिए आप थ्योरी वाला जो है पढ़ सकते हैं। जैसे कि एचसी वर्मा में थ्योरी पढ़ता था ताकि मुझे थोड़ा समझ आए कि चीज़ें चल कैसी रही है। ठीक है, तो थ्योरी वगैरह के लिए आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना जरूरत नहीं है। फिजिकल में वैसे मैंने किया था, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एन अवस्थी किया था, बट बैकलॉग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनिक में भी मैंने MS चौहान किया था, बट बैकलॉग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब रेफरेंस बुक्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं कि टाइम को कैसे डिवाइड करना है। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है
वो करने में आपको 5 से 6 घंटे आराम से लगेंगे, ये तो मैं पक्का मान के चलो 5 से 6 घंटे लगेंगे। सेकंड प्रायोरिटी वाली जो चीज़ें हैं वो सब करने में 4 से 5 घंटे आप दे दो, जितना हो पाए ठीक है, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल आपको अगर देखा जाए तो अराउंड 10 घंटे पर चैप्टर लगने वाले हैं। तो चलो अब देखो, अब हमें कैलकुलेट करना है कितना टाइम हमारे पास है। अगर हम 6 महीने, अगर हम सोच रहे हैं कि 4-5 महीने के अंदर अंदर हमें सारा बैकलॉग क्लियर कर देना है, तो आपको अराउंड जो है 2 घंटे पर डे के हिसाब से अराउंड 250 आवर्स आपको मिल रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा है, बट मैंने इसको कम जानबूझ के लिखा है। जानबूझ के इसलिए लिखा है बिकॉज काफ़ी सारा टाइम आपका मॉक टेस्ट प्रिपरेशन में चला जाएगा, अगर कुछ आप रिवाइज करो उसमें चला जाएगा, कुछ टाइम तो याद है, वो टाइम का क्या है, टाइम तो चला ही जाता है। तो इस वजह से मैंने बस 250 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन की है। अगर आप 10 घंटे देते हैं तो आप जो है 25 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टार्टिंग का एक चीज याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 20 चैप्टर से कम है तो आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो अगर आपके 25 चैप्टर, 20 से 25 चैप्टर हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी वाला काम भी कर लेना, सेकंड प्रायोरिटी वाला काम भी कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रिसोर्सेज की बात करूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीजें भी कर लेना और सेकंड प्रायोरिटी वाली चीजें भी कर लेना। लेकिन अगर आपके बैकलॉग के चैप्टर ज़्यादा हैं, 20-25 से ज़्यादा, 30 है, 35 है, तो आप जो है एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें तो कर ही लेना, ठीक है। तो यानी कि 20 चैप्टर तक तो आप फर्स्ट सेकंड दोनों कर लेना। जो अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स, जो मेरे बाकी के वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले चैप्टर उनको पहले सारी चीज़ें करना, उसके नंबर 1 वाली चीज़ें भी करना, नंबर 2 वाली चीज़ें भी कर लेना। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है उसमें एटलीस्ट नंबर 1 वाली चीज़ें, जो नंबर 1 वाले रिसोर्सेज हैं, यानी कि मैं बात करूँ वन शॉट वीडियोस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, हैंडबुक और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना तो कर ही लेना। सो यार होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आपको समझ आए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज करना है, कैसे टाइम डिवाइड करनी है, सारी चीजों का जो है आपको आइडिया लग जाए। और ये 2 घंटे कैसे निकालोगे, जैसे सिंपल रूल, 6 घंटे सेल्फ स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट 2 घंटे वाला जिसमें आप करंट सिलेबस में जो भी चल रहा है, आज जो भी पढ़ा वो चीजें करनी है, एक पार्ट जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एक पार्ट जिसमें आपको या तो बैकलॉग में देना है या रिविजन में देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। और यार ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपसे कनेक्टेड रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करते हो ना तो वीडियो को रीच ज्यादा मिलती है। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय।